फिजिकल एंड वर्चुअल बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, फिजिकल और वर्चुअल. So yes, correctly, if we talk about the virtualization, so we are able to utilize single physical hardware in multiple virtual machines, right? एक single hardware को हम multiple virtual part में divide कर लेते हैं with the help of virtualization. N number of virtualization tools are available in the market. As per the requirement, we can proceed with the any tool. VMware can give us a virtualization tool. Citrix means Zen server can give us Yes. option to set up our virtual environment. OpenStack, hypervisor, and number of virtual tools are available in the market, and as per the requirement we can proceed with the any tool, right? Let me guide you about the basic of virtualization. So basically virtualization is categorized in two different parts. You can say that the virtualization categorized in two different parts. The first one is considered as a bare metal virtualization, and second one is hosted virtualization. The first one is bare metal and the second one is hosted virtualization. द मीनिंग ऑफ बेयर मेटल, जब भी हम किसी बेस मशीन में डायरेक्टली किसी वर्चुअल टूल को इस्टेब्लिश करते हैं, देन बेयर मेटल कम इनटू द पिक्चर. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. आपने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज किया या वर्क स्टेशन आपने इस्टेब्लिश किया. दिस इज अवर वर्क स्टेशन. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस वर्क स्टेशन में बी 64 gig of RAM and up to 12 core of CPU. We added 1 TB of SSD, 1 Gbps of NIC card, right? And no operating system. This is the configuration of this machine, but इसमें कोई भी operating system हमने अभी establish नहीं किया है. अगर इसमें OS नहीं है तो ये blank है, hardware is working properly, but operating system ना होने की वजह से we are not able to utilize it. हम इसको utilize नहीं कर पा रहे हैं. सो ये जो मशीन कहलाएगा ना, ये मशीन कहलाएगा बेयर मेटल. इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन और विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से वी कैन कंसीडर इट एज ए बेयर मेटल. मींस टोटली ब्लैंक मशीन. देयर आर नो ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल ऑन दिस कंप्यूटर. कुछ वर्चुअलाइजेशन टूल हैं, कुछ वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बेयर मेटल पे डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाते हैं. कुछ होस्टेड हैं, होस्टेड इन द सेंस कि आपके पास सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक दूसरा कंप्यूटर है एंड अनफॉर्चुनेटली इस मशीन के ऊपर ये आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है, गुड रैम, गुड सीपीयू और अच्छा खासा हार्ड डिस्क हमने इसमें लगा रखा है. एवरीथिंग इज ओके, बट इस पे हमने एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है. जब भी आप विंडोज 10 या विंडोज 11 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, देन यू वांट टू सेट अप अ वर्चुअल इन्वायरमेंट. उसके बाद अगर आप वर्चुअल सेटअप एस्टेब्लिश करते हो तो वो आपका होस्टेड वर्चुअलाइजेशन कहलाता है. बेसिक सा एग्जांपल, जैसे अपने पास कोई भी कंप्यूटर है. लेट मी गिव यू वन रियल टाइम एग्जांपल. Yes, sir. यहाँ पे ये मेरा डेस्कटॉप है विद विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 गीग ऑफ रैम एंड 8 कोर ऑफ प्रोसेसर, ऐसे करके इसमें हमने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लगा रखा है. अब ये ओएस ऑलरेडी रन कर रहा है, बट उसके बाद हमने क्या कर रखा है, एक VMware वर्कस्टेशन का टूल इंस्टॉल कर रखा है. एंड विद द हेल्प ऑफ VMware वर्कस्टेशन आई एस्टैब्लिश्ड मल्टीपल वर्चुअल मशीन. Windows 10, ESXi 7, Windows 11, ADDS, Server 2025, Server 2019, ये बहुत सारी मशीनें हमने क्रिएट कर रखी हैं. तो कंप्यूटर हमारे पास एक ही है, हार्डवेयर एक ही है, बट उसको हमने यूटिलाइज किया, उसके हार्डवेयर को यूटिलाइज किया एंड वी आर एबल टू इंस्टॉल मल्टीपल कंप्यूटर्स और वर्चुअल मशीन. अब ये जो इंस्टॉलेशन है वो विंडोज 11 के ऊपर जा रहा है. इसका मतलब ये होस्टेड है. होस्टेड इन द सेंस यू नीड टू इंस्टॉल वन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आफ्टर दैट उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई टूल इंस्टॉल करेंगे. वो टूल आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा टू इंस्टॉल मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, राइट? तो होस्टेड का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस टूल प्लस वर्चुअल मशीन. Yes, sir. बेयर मेटल का मतलब है हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन प्लस टूल प्लस वर्चुअल मशीन. मतलब इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मीडिएटर की तरह नहीं काम करेगा.
100% इंडस्ट्री यूज, राइट। ये आपका इंडस्ट्री में सेम वर्चुअलाइजेशन इस्तेमाल होता है बेयर मेटल। और ये क्या है, ये दो चीजों में यूज होता है, एक तो टेस्टिंग पर्पज में, दूसरा ट्रेनिंग पर्पज के लिए। टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर्पज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हर एक कंपनी में जहां पे वर्चुअल सेटअप अवेलेबल है, लाइक VMware का इस्टेब्लिश है, या फिर आपका जहाँ पे सिट्रिक्स का काम होता है या हाइपरवाइजर का काम होता है, वहां पे एक होस्टेड वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं टू परफॉर्म द ऑल एक्सपेरिमेंट। कि कोई भी टास्क हम इंप्लीमेंट करने से पहले, क्लाइंट के साथ इंप्लीमेंट करने से पहले आप उस पर टेस्ट करो, इफ एवरीथिंग इज ओके देन यू कैन प्रोसीड। उसके बाद उस पर प्रोसीड किया जा सकता है। इज ऑल राइट अबाउट द बेयर मेटल एंड होस्टेड वर्चुअलाइजेशन? Yes, sir. ओके, अब इसमें एग्जांपल्स भी आते हैं, लाइक मे बी दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन अबाउट कि व्हाट आर द टूल्स दैट कम इनटू द बेयर मेटल। सो इसमें सबसे जो पहला नेम है वो आप कह सकते हैं इसको VMware ESXi, राइट। दूसरा है वो है सिट्रिक्स का Zen सर्वर। तीसरा है इसमें वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड हाइपर वी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। सो ये जो तीन टूल्स हैं, ये जो तीन सॉफ्टवेयर हैं, ये आपका कंसीडर किए जाते हैं रिलेटेड टू द बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। ये हमारे बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन के केस में कंसीडर किए जाएंगे। Yes, sir. इज ऑल राइट, एनी क्वेश्चन अबाउट दीज टूल्स? No, sir. ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से टूल हैं जो आपके होस्टेड वर्चुअलाइजेशन में आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम VMware का इस्तेमाल करेंगे, और VMware में है वर्क स्टेशन। VMware वर्कस्टेशन भी मल्टीपल काइंड ऑफ वर्जन प्रोवाइड करता है हमें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ VMware वर्कस्टेशंस आर अवेलेबल। प्लस दूसरा, आई होप यू अवेयर अबाउट द वर्चुअल पीसी जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, और ओरेकन ने एक लॉन्च किया था अभी रिसेंटली, व्हाट वर्चुअल बॉक्स, राइट। और अगर आप मैक यूज करते हो तो एक आता है VMware फ्यूजन, Yes, जो sir. कि VMware Mac. फ्यूजन माइक्रोसॉफ्ट के लिए, माइक्रोसॉफ्ट VMware ने ही बनाया है, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर एप्पल डिवाइसेस। ऑलराइट, होस्टेड वर्चुअलाइजेशन और बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन का ये छोटा सा पार्ट्स था। ऑलराइट, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पॉइंट? जिस No, sir. टूल को No, sir. डायरेक्टली हम बेस मशीन पे इंस्टॉल करते हैं उनको हमेशा हम बेयर मेटल कंसीडर करते हैं। जिसको हम एक किसी OS मीडिएटर आता है बीच में, देन उसके बाद इंस्टॉल करते हैं, वो हमारा होस्टेड वर्चुअलाइजेशन कहलाता है। चलो, ये तो हो गई वर्चुअलाइजेशन की बात। अब हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर वर्चुअल टूल्स, हम अपने VM के टूल्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ मेथड कि आपके पास वर्चुअलाइजेशन को कितने मेथड हैं यूटिलाइज करने के लिए। वंस यू कंप्लीट द पार्ट ऑफ मेथड, यू आल्सो नीड टू नो अबाउट वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड। वर्चुअलाइजेशन किन किन चीजों को सपोर्ट करता है? Virtualization, you can say that type and supports. वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से हम बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन पार्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक एज Yes, sir. स्टोरेज को वर्चुअलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, मेमोरी को वर्चुअलाइजेशन के थ्रू यूटिलाइज किया जा सकता है, CPU यानी प्रोसेसर को वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्किंग को वर्चुअलाइजेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अपना एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है उसका भी वर्चुअलाइजेशन पार्ट हम बना सकते हैं। ऑलराइट, स्टोरेज में बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन के एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, लाइक एज अगर आप अपने इन्वायरमेंट में सैन स्टोरेज और नैस स्टोरेज डिजाइन करते हैं ना, तो एक तरीके के वर्चुअलाइजेशन के जरिए आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपने
क्लाइंट्स के लिए। मैप नेटवर्क ड्राइव हो गया, एसकेजी के थ्रू हार्ड डिस्क प्रोवाइड करना हो गया, ऐसे करके हम अपने स्टोरेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। यस सर। दूसरा, मेमोरी की बात करें तो जो आपने 32 गीग मशीन बना रखी या 64 GB रैम बेस आपने डेस्कटॉप कॉन्फ़िगर कर रखा, उस रैम को, उस पूरे 64 GB रैम को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और यस सर। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सीपीयू का भी ऐसे होगा। अगर आपके पास टोटल 8 कोर का सीपीयू है तो सीपीयू को कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए कि कैसे हम सीपीयू कोर को यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज विच इज रियली इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा हम सीपीयू कोर के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट कि अगर हमारे कोई क्लाइंट हमें टास्क प्रोवाइड करता है कि लाइक यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक मैं आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ, कैन यू प्लीज क्रिएट नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन एंड यू ऑल्सो गिव मी द लाइक एज अ idea how many virtual machines we are able to create with this hardware configuration। तो उस केस में हमें कैलकुलेशन मेथड आना चाहिए कि कंपनी ने हमें एक सर्वर प्रोवाइड किया है और ये भी क्वेश्चन पुट अप किया है कि हम कितने नंबर ऑफ वीएम्स तैयार कर सकते हैं। तो जब हम हार्डवेयर कैलकुलेशन करेंगे देन डेफिनेटली वी आर एबल टू रिवर्ट बैक। ओके सर। इज ऑल राइट। So we'll यस सर। discuss about the CPU cores and networking में, you know that मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। अभी हम एनएसएक्स पे नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक नेटवर्किंग की बात करें तो यू नो दैट आपको स्टैंडर्ड और एक होता है डीबी, हाँ ये यस। दो स्विच मिल जाते हैं, राइट। अगर यस सर। आपको एक ईएसएक्सआई के अंदर नेटवर्किंग करना है तो आपकी स्टैंडर्ड स्विच हमारी हेल्प करेगी, और अगर आपको मल्टीपल ईएसएक्सआई है और उनके अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स हैं, उनका कलेक्शन करना है तो डीवी स्विच स्विच कम इनटू द पिक्चर। इज इट करेक्ट? यस सर। So we are able to establish our network with the help of virtualization। अपने virtualization की help से हम अपने network infrastructure को भी क्या कर सकते हैं, establish कर सकते हैं। यस सर। All good? यस सर। Proceed करते हैं अगले स्टेप पे। यहाँ पे हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन एंड नाउ लेट्स मूव टू अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यस Structure सर। of any organization means you must need to know about uh, one more Amit trying to join। Actually एक डेमो के लिए ज्वाइन हो रहा है बंदा अमित, ये भी नोएडा से है। So I'm यस सर। just going to add, हाँ। यस सर। यस। So हर एक VMware वर्चुअलाइजेशन के लिए जो भी प्रेजेंट करता है, I will become like as a kind of expert in virtualization, so you should know about the structure। बैकएंड में हर एक कंपनी का स्ट्रक्चर अलग रहता है एंड यू मस्ट नीड टू नो अबाउट कितने तरीके की ESXi, कितने तरीके की vCenter सर्वर, या ESXi vCenter सर्वर के अलावा भी कोई डिवाइस लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक रियल इन्वायरमेंट को हैंडल करने के लिए आपको बैकएंड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। So let me help you to understand about how it can work. VMware structure. I'm talking about uh, of any organization। ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए जो VMware का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हो सकता है या क्या क्या उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द लाइक एज अ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम अपनी ट्रेनिंग में कवर करने वाले हैं। और अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना आ गया देन डेफिनेटली 40% ट्रबल शूटिंग आप यूं ही कर लेंगे। हर एक कंपनी में मिनिमम यू हैव टू ऐड 2 डिफरेंट ESXi होस्ट। आपके इन्वायरमेंट में कम से कम 2 ESXi होस्ट का होना जरूरी है। ESXi host 1, ESXi यस सर। host 2। Both the ESXi must be connected with you know that vCenter server। इन ESXi को vCenter सर्वर से ऐड करेंगे। vCenter सर्वर और ESXi को हैंडल करने के लिए आप एक ADDS मशीन लगाएंगे। इज दैट करेक्ट? यस और सर। कम से कम आपको, कम से कम मिनिमम 2 स्टोरेज रखना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर स्टोरेज 1 एंड शेयर स्टोरेज 2, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। कितना
मीन्स क्लाइंट के पास कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है या कंपनी के पास कितना लाइक कितना छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ये मिनिमम प्रीरिक्विजिट है। मीन्स अगर कंपनी ने प्लान किया कि नहीं मुझे वर्चुअलाइजेशन पे काम करना है, तो इतना तो आप एज ए कंसल्टेंट उनको गाइड करेंगे कि यू हैव टू सेट अप टू मिनिमम 2 ESXi, 1 vCenter सर्वर, 1 डोमेन कंट्रोलर। आप चाहो तो एग्जिस्टिंग डोमेन को यूटिलाइज कर लो, आई डोंट हैव ए इशू। और कम से कम 2 शेयर स्टोरेज को आपको लगाना पड़ेगा इन्वायरमेंट के अंदर। यस सर। ऑलराइट, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज अब लाइक एज वी आर न्यू इन केस ऑफ, मे बी वी आर न्यू इन केस ऑफ VMware vSphere। अब हमें खिचड़ी नहीं पकानी कि सब कुछ इकट्ठा स्टार्ट करना है। यस n सर। number of content contained by ESXi, multiple services contained by vCenter server, n number of topics are involved in ADDS machine, शेयर स्टोरेज की एक अपना अलग नंबर ऑफ कंटेंट लेकर के शेयर स्टोरेज के पास भी है। इट मींस दैट आई एम गोइंग टू कैटेगराइज अवर ट्रेनिंग 1 2 3 एंड 4 डिफरेंट पार्ट्स। इसमें नेटवर्किंग का पार्ट उसी ESXi में कवर करेंगे। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? पहला, all about ESXi, राइट? हम ESXi का पार्ट स्टार्ट करेंगे। जब तक इसके अंदर के सारी सर्विसेज हम नहीं डिस्कस कर लेते, वी आर नॉट गोइंग टू मूव टू अनदर पार्ट। Once we complete the ESXi host, we'll move ourselves to the ADDS, means जिसको हम Active Directory बोलते हैं। Because without Active Directory आप vCenter server नहीं इंस्टॉल कर पाओगे। We don't have any issue right now जो बिना AD के आपको vCenter सर्वर का एक्सेस या इंस्टॉलेशन दे सके। Is that correct? थर्ड नंबर पे जाएंगे हम यस vCenter सर। सर्वर पे, और फोर्थ नंबर पे जाएंगे अपने शेयर स्टोरेज पे। सो दिस इज द कैटेगरी। ये हमने 4 पार्ट में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ESXi complete, then ADDS complete, then vCenter server। इवन स्टोरेज पहले करना पड़ेगा, vCenter सर्वर बाद में आएगा, क्योंकि माइग्रेशन वगैरह भी तो है, और विदाउट स्टोरेज हम माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे। सो पहले हम स्टोरेज करेंगे, शेयर स्टोरेज करेंगे, एंड देन विल टॉक अबाउट द vCenter सर्वर। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ आवर लाइक एज अपकमिंग क्लासेस। जो हम क्लासेस में करेंगे वो कुछ इस तरीके से हम अपना रोड मैप फॉलो करेंगे। इज ऑल राइट प्लीज? यस सर। You know very well about each and every like as a department, you can say that कि ESXi डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत सारे कंटेंट लेकर बैठा है। वी सेंटर की एक अलग दुनिया है जिसमें लगभग आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है जो आपका क्लाइंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। माइग्रेशन चाहिए, वी सेंटर प्रोवाइड करेगा। स्केड्यूलिंग चाहिए, HA चाहिए, DRS चाहिए, राइट? सो ये सारी सर्विसेज आपको वी सेंटर सर्वर प्रोवाइड करता है। हाई अवेलेबिलिटी लगाना, DRS तक कॉन्फ़िगर करना, या फिर आप वी मोशन वगैरह की बात करते हैं, SV मोशन की बात करते हैं, तो ये सारा पार्ट आपको VMware vSphere vCenter में मिल जाएगा। यस सर। ADDS can play very important role in VMware vSphere virtualization, because without AD आप कोई भी vCenter सर्वर, आई एम टॉकिंग अबाउट द vCenter सर्वर 5.0 टू 8.0 जो लेटेस्ट है, किसी भी vCenter सर्वर को बिना ADDS मशीन के इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द नेम, वो DNS से होगा। शेयर स्टोरेज के अंदर यू नो दैट protocols are really protocols can help us to manage the share storage। अब इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं? जैसे NFS हो गया, एक प्रोटोकॉल है। आई होप यू गाइस हर्ड अबाउट द आइसकाजी एज वेल। आइसकाजी प्रोटोकॉल हो गया, और CISF, ये प्रोटोकॉल्स हो गए। ये प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारे स्टोरेज के जो पार्ट है, उस स्टोरेज के पार्ट को, फॉर एग्जांपल आपने एक 5 TB का स्टोरेज स्टैब्लिश किया, इसमें से एक छोटा सा पार्ट ESXi 1 ने रिक्वेस्ट किया कि कैन यू प्लीज गिव मी 2 TB ऑफ स्पेस। तो ये जो बॉक्स, ये जो छोटा सा टुकड़ा आप निकालेंगे, इस पर्टिकुलर टुकड़े को आप अपने ESXi के साथ अटैच करने के लिए, राइट, ESXi होस्ट के साथ अटैच करने के लिए हम इन प्रोटोकॉल्स की मदद लेंगे। सो मल्टीपल प्रोटोकॉल्स कम इनटू द पिक्चर टू सेट अप आवर शेयर स्टोरेज।
एक बार गो थ्रू कर लो ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, कहीं पे फील होता है कि लाइक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेट मी नो। अबाउट बेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन एंड होस्टेड वर्चुअलाइजेशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया वर्चुअलाइजेशन टाइप एंड सपोर्ट्स, जिसमें स्टोरेज हो गया, मेमोरी हो गई, प्रोसेसर हो गया, नेटवर्किंग हो गया एंड एप्लीकेशन हो गया। इन सभी चीजों का वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल है। आप आसानी से VMware की हेल्प से या किसी भी थर्ड पार्टी टूल की मदद से इन सभी को वर्चुअलाइजेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। इज इट ऑल राइट प्लीज, यहाँ तक ओके है? यस सर। अभी हमने डिस्कस किया है अबाउट VMware स्ट्रक्चर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, सर किसी हम भी लोग ये कंपनी। हाँ सर जी। ये जो प्रैक्टिस के हमने ये वर्क स्टेशन यूज करेंगे ना, फ्यूजन तो यूज नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वर्क स्टेशन उतना कैपेसिटी नहीं है इसमें, 8 GB में नहीं हो पाएगा ना। इवन हम करेंगे तो हार्डली ESXi इंस्टॉल कर पाएंगे, वी हाँ। सेंटर वाला पार्ट छूट जाएगा। सो वी हैव अनदर कंप्यूटर विद 32 GB ऑफ रैम, जिसमें हम वी सेंटर सर्वर और एक 16 GB की मशीन है जिसमें हम अलग ESXi होस्ट लगाएंगे। मींस 2 ESXi रखेंगे और एक वी सेंटर सर्वर रखेंगे, बाकी स्टोरेज और AD के लिए भी एक कंप्यूटर चाहिए। तो ये हम कुछ ऐसा सेटअप अरेंज करेंगे। हम्म। ओके सर। ओके सर। चलो, एवरीथिंग इज ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। नो सर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एवरीथिंग इज ओके। अब जो सीपीयू के कोर होते हैं, तो व्हाट यू थिंक अबाउट द सीपीयू कोर? कहते हैं 2 कोर सीपीयू दे दो, 4 कोर सीपीयू दे दो, या 8 कोर का सीपीयू है हमारा। सो हाउ वी कैन यूटिलाइज द कोर? पहले तो मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीयू कोर की मीनिंग क्या होती है, और फिर हम वर्चुअलाइजेशन में अपने सीपीयू कोर की इंपॉर्टेंस देखते हैं। अमित, यू कैन ऑल्सो आस्क एनी क्वेश्चन, अगर आपको फील होता है कि नहीं हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन पुट अप करना है, तो सर यू कैन ऑल्सो आस्क। सर अभी अभी तो मैं कोई क्वेश्चन पूछ नहीं पाऊंगा सर, क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हम्म। हाँ, तो आप मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह शेयर कर देंगे ना, तो मैं आज शाम तक इसको देख के पे कर दूंगा सर आपको जो भी हुआ। ठीक है सर, क्योंकि मैंने श्योर। 10-12 क्लासेस VMware की करी हुई है पहले, हम्म। तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा मेरे को। बस बाकी सर शाम तक मैं बात कर लेता हूँ आपसे। नो इशू, ठीक है। तो ओके सर। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द काइंड ऑफ कैलकुलेशन, सीपीयू कोड का कैलकुलेशन की बात करें। so what you think about, can you please give me some input related to the CPU core? कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, या इसका यूसेज क्या है, how we can calculate the CPU codes? Anyone please? यस। ठीक है, सीपीयू कोर का थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं, सीपीयू कोर है क्या। यू नो दैट जो कोर की बात आई ना, इन्होंने स्टार्टिंग किया इन ईयर ऑफ 2009 से। जो हमारे पास सीपीयू आना स्टार्ट हुए, लाइक कोर i7, कोर आई सीरीज की, कोर i3, कोर i5, कोर i7, लाइक दैट। सो द मीनिंग ऑफ सीपीयू कोर मीन्स, अगर 2 कोर का सीपीयू है या 4 कोर का सीपीयू है, तो the meaning of core, they divided our CPU in 4 different part, virtually, not physically। ये हमारा एक CPU था, for example, with 4 core। It means that logically इस CPU को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। Why they divided our CPU in different logical core? Only because of कि इन केस अगर कोई छोटा मोटा टास्क है तो 1-2 कोर ही यूटिलाइज होंगे, बाकी की कोर जो है यूटिलाइज नहीं होंगे। इससे बेनिफिट क्या हो गया? लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। सीपीयू कोर कम यूज होने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लाइक एज आपके बैटरी का कंजप्शन कम होगा। पहले चीज, आप यू कैन सी दैट कि
अगर हम 15 साल पहले जो लैपटॉप आते थे उनकी बैटरी बैकअप की बात करें और आज जो लैपटॉप्स आते हैं इनकी बैटरी बैकअप की बात करें तो बहुत ज्यादा गैप है, ह्यूज गैप है। जितना कम सीपीयू यूटिलाइज होगा, लाइक नॉट ओनली द सीपीयू और भी बहुत सारे डिवाइसेस है, जितना कम प्रेशर पड़ेगा सीपीयू के ऊपर या जितना कम यूटिलाइज होगा सीपीयू हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बैटरी का कंजप्शन होगा। नाउअडेज नॉर्मल अगर हम विंडोज मशीन की बात करें तो ऐसे लैपटॉप है जिसमें हमने 6 to 8 आवर्स का बैकअप मिल जाता है। बहुत पहले की बात करें जब स्टार्टिंग में डुअल कोर वगैरह अपने पास आए थे, कोर टू डू वगैरह सीपीयू आए थे, तो उस टाइम पे जो सीपीयू का बैटरी का बैकअप था वो था अप्रोक्सीमेटली लाइक एज 1 hour to 2 hour। हेलो। हेलो। हाँ। यस, सॉरी, कैन यू हियर मी? यस सर। हेलो। यस सर। ओके, यू आर ऑडिबल सर। ठीक है, थोड़ा सा सीपीयू कोर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट the concept of CPU cores. So basically it is divided into the four different part, right? It is divided into the four different part. चार core का CPU हमने परचेज किया है and we are trying to understand about the utilization. CPU core physically and virtually दोनों तरीके से काम करता है। फिजिकली इन द सेंस लाइक एज कि आप डायरेक्टली कोई टास्क अपने बेस मशीन पे परफॉर्म कर रहे हो तो सीपीयू अपने अकॉर्डिंग कौन से कोर को यूटिलाइज करना है, कौन से कोर को यूटिलाइज नहीं करना है, वो खुद से डिसाइड कर लेगा। सीपीयू कोर के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, राइट? Number of threads means you can say that millions of threads are available in single CPU core or single CPU। थ्रेड्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे टैब्स आप ओपन करते हो या छोटे छोटे एक्टिविटी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में परफॉर्म करते हो, राइट? उन सभी छोटे छोटे टास्क को थ्रेड्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। मीन्स यू कैन से दैट माइक्रो मैनेजमेंट। मतलब पूरे टास्क के किसी भी टास्क को के लिए पूरा सीपीयू हम नहीं यूटिलाइज करेंगे। यस सर। हम एक छोटा सा पेज ओपन कर रहे हैं फेसबुक का, उसके लिए हम पूरा सीपीयू इन्वॉल्व करें, दैट्स नॉट गुड। पावर कंजप्शन से के लिए भी, सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए भी, और हमारे हार्डवेयर यूटिलाइजेशन के लिए भी। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? दैट इज व्हाई बेसिक सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है कि ठीक है, कितना जितना कम से कम पार्ट हो सके सीपीयू का वो हम यूटिलाइज करेंगे। ऑलराइट, सीपीयू कोर डिवाइड होने से बहुत बेनिफिट है, जैसा कि हमने कहा कि बैटरी बैकअप वगैरह मिल जाता है। अब बात करते हैं वर्चुअलाइजेशन में क्या सपोर्ट करेगा। सो बेसिकली वन सीपीयू कोर इक्वल टू one CPU core equal to
8 नॉट बाइट्स, 8 बिट्स। एक सीपीयू कोर में 8 बिट्स आपको मिल जाते हैं लॉजिकल कनेक्ट, लॉजिकल यू कैन से दैट डिवाइडेशन। यहीं पे अगर हम 2 बिट की बात करें ना, तो एक वर्चुअल मशीन के लिए इनफ है। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? आप कितना भी कर लो, 2 बिट की रिक्वायरमेंट होगी किसी ना किसी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। इट मींस दैट अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास 4 कोर का सीपीयू है, 4 कोर का सीपीयू है, तो हाउ मेनी वर्चुअल मशीन्स वी आर एबल टू क्रिएट? एक कोर में 8 बिट होते हैं। एक वर्चुअल मशीन को बनाने के लिए 2 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। इट मींस दैट 1 कोर में हम कितनी वर्चुअल मशीन बना लेंगे? 4 बना लेंगे। यस सर। 4 कोर सीपीयू में हम लगभग 16 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर लेंगे। यस सर। राइट, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ सीपीयू। और रैम का कैलकुलेशन आपके बेस मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। रैम का कैलकुलेशन आपके बेस मशीन पे डिपेंड करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 128 जीबी का रैम और 4 कोर का सीपीयू और अप टू 5 टीबी ऑफ हार्ड ड्राइव है, ठीक है ना? क्लाइंट कहता है हाउ मेनी वर्चुअल मशीन्स वी आर एबल टू क्रिएट। तो आप रैम और हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग नहीं बोलोगे कि नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन इतनी बनेगी। नो, यू ऑलवेज कैलकुलेट द कोर्स। आपको कोर कैलकुलेट करना है। कोर कैलकुलेट करने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी कितनी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स बनाएंगे। इज ऑल राइट प्लीज? यस सर। 16 क्लियर है, उसमें आप 4 जीबी बनाओ, 2 जीबी बनाओ, 6 जीबी बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो सीपीयू की कैपेसिटी है ना, वो 16 वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करेगा। तो सीपीयू कैपेसिटी के हिसाब से हम सिर्फ 16 वीएम बना सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि 2 जीबी की। अब 128 जीबी रैम है, तो अगर हम 2 जीबी की बनाएंगे तब भी 64 वर्चुअल मशीन बननी चाहिए। 4 जीबी की बनाएंगे तब भी लगभग 32 वर्चुअल मशीन तो बनेगी ही बनेगी। ऑलराइट, 8 जीबी की बनाएंगे तो हमारे पास 16 वर्चुअल मशीन बनेगी। तो यहाँ पे रैम और हार्ड डिस्क नहीं मायने करता, यहाँ पे आपका सीपीयू मायने करता है। यू आर एबल टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। आप 16 की जगह 20 बना लोगे, बट जब आप टर्न ऑन करोगे ना, वी डोंट हैव इनफ सीपीयू कोर्स, ये आपको एरर आ जाएगा। 16 मशीनों से ज्यादा आप टर्न ऑन नहीं कर पाओगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज? नो नथिंग सर। मूव करते हैं अगले पार्ट पे। अब ये तो हो गया बेस, ये हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वर्चुअलाइजेशन। अब हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, वर्चुअलाइजेशन की जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अबाउट ESXi होस्ट। हम यहाँ पे ESXi होस्ट से स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट ESXi कोई नया नहीं है। ESXi 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.0 अपडेट, 6.5, 7.0, राइट, 7.5, 8.0, ये अपने पास वर्जन है। सर लेटेस्ट अभी ESXi 8.0 है ना? latest 8.0. ESXi is categorized in 2 different parts, ESX and ESXi। ठीक है, ESXi को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 4.5 और 5.0 और 5.5, ये जो वर्जन थे इनको हम ESX बोलते थे। 6.0, 6.0 अपडेट, 6.5 and 7.0, 7.3 and 8.0. These ESXi are considered as a, you can say that, लेटेस्ट वर्जन, और इनको हम ESXi के नाम से जानते हैं, इसके पहले ESX के नाम से जानते हैं। ऑलराइट प्लीज? यस सर। ह्यूज गैप बिटवीन बोथ, और इसमें भी कई सारे डिवाइडेशन है। 6 में और 6.0 में बहुत ज्यादा गैप है, 6.5 में भी बहुत सर्विसेज है, 7.0, 7.5, 7.3 में डिफरेंस है, और 8.0 में। Let's talk about, because our agenda to understand about the latest version of ESXi, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां यही इस्तेमाल कर रही हैं।
सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस, ESXi को समझने की कोशिश करते हैं। एंड सबसे पहले प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल ESXi host, prerequisite to install ESXi host, right? क्या है ESXi host की prerequisites? हम 7.0 की बात करते हैं या 6.0 की बात करते हैं? This is our base machine. एंड इस ESXi बेस्ड मशीन के अंदर मिनिमम जो रैम की कैपेसिटी है वो आपको 4 गिग देनी पड़ेगी। ओके, मिनिमम रैम की कैपेसिटी 4 गिग। सीपीयू की बात करें तो मिनिमम आपको 4 कोर का सीपीयू देना पड़ेगा, वर्चुअल कोर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और अगर हम HDD की बात करें तो यू हैव टू प्रोवाइड अप टू 60 गिग ऑफ स्टोरेज। निक कार्ड की बात करें तो मिनिमम 1 जीबीपीएस का आपको निक कार्ड देना पड़ेगा। दिस इज द बेस। ये आपके पास ESXi इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। इज ऑल राइट प्लीज? यस सर। ठीक है। एंड वंस वी इंस्टॉल विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिविटी मेथड। ESXi इंस्टॉल करने के बाद कितने मेथड हैं जिससे हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लाइक एज ए DCUI एक आपको मिलेगा, और एक मिलेगा आपको वेब एक्सेस ब्राउजर के थ्रू, और एक आपको मिलेगा vCenter एक्सेस। इज इट ओके प्लीज? व्हाट इज दैट DCUI? DCUI डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस, जहां से आप मेंटेन करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे अपने ESXi को। कोई पंगा आ गया, IP एड्रेस बदलना है, बेस में जाकर के पासवर्ड रीसेट करना है, पासवर्ड को रिकवर करना है, या फिर आप काइंड ऑफ DNS कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, राइट? सो ये सारे टास्क आप DCUI से करते हैं। यू कैन से दैट ट्रबल शूटिंग पेज है ये। कमांड के थ्रू आप इस यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करके भी मैनेज कर सकते हो, पुटी टर्मिनल के थ्रू भी इसको मैनेज कर सकते हो, राइट? एंड द लास्ट वन इज यूजिंग पुटी टर्मिनल। इज ऑल राइट प्लीज? बेस हम यस। अपना ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, सो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने इस हार्डवेयर पे। दिस इज आवर बेस मशीन, और इस बेस मशीन पे आई एम गोइंग टू इंस्टॉल काइंड ऑफ ESXi होस्ट। यहाँ पे हम अपने ESXi होस्ट को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। I have already downloaded all the required software। जो भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड डायरेक्टली टू इंस्टॉल आवर ESXi होस्ट। Done. So let me show you the software like that we are going to install. यहाँ पे अपने पास ESXi 7.0 से स्टार्ट करेंगे। VSCSA 7.0. So let me check the ISO image.
ESXi 7 and VCSA of ESXi 7 भी available है. So let me create one virtual machine और फिर उसमें हम प्रोसीजर समझने की कोशिश करते हैं कि how we can install like ESXi host. So let me create new virtual machine for ESXi host. Select the ISO image of ESXi. Next, I wanted to put it into the SSD ESXi 7.0. Next, I'm going to provide 60 gig of hard drive क्योंकि इसमें separate आपको hard disk provide करना पड़ेगा to install any like as a application or software. RAM की बात करें तो I'm going to put 8 gig of RAM. Turn on your ESXi and proceed to install. Installation over a VMware virtual VMware workstation. Installation is in progress. Same steps आपको use करने पड़ेंगे in case of like as बेस मशीन में bootable pen drive के थ्रू अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें भी. It is in progress. थोड़ा सा इंतजार करेंगे. Yes, sir.
Enter to continue. F11 प्रेस करना है हमें to proceed. The panel that we are able to find, इसी पैनल को DCUI बोला जाता है. ठीक है, अभी तो इंस्टॉलेशन है, बट इंस्टॉलेशन के बाद भी ना आपको DCUI का ऑप्शन मिलेगा. एंटर करते हैं, यहाँ पे दोगे आप पासवर्ड. मैंडेटरी है कि आप पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखेंगे. इसके पहले आप कोई भी पासवर्ड रखते कोई फर्क नहीं था, बट 7.0 के बाद मैंडेटरी है कि आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखेंगे. ठीक है, अगेन ओके F11 और प्रोसीड करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए. इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा वेट करते हैं. एक्चुअली RDP में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, सो विल ट्राई टू डायरेक्टली इंस्टॉल ऑन आवर बेस मशीन. ओके सर.
हेलो या आई कैन हियर यू। सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी प्लीज। सर, अब प्रोडक्शन में हमें अगर ये एक्सरसाइज कभी ऐसा टास्क मिला कि होस्ट इंस्टॉल करना था, उसके हम कैसे करेंगे? जैसे मेरे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एचपी के जो भी फिजिकल सर्वर है, वो एचपी के यूज़ कर रहे हैं सर हम, ब्लेड ठीक है। सर्वर्स। हम्म। तो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे सर वहाँ पे? नहीं नहीं, सिंपल सा बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे ना। हम्म। बूटेबल पेन ड्राइव बना करके हम ये इसको इंस्टॉल करेंगे। जैसे नॉर्मल विंडोज 10 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, एज यस इट सर। इज हम इस अपने विंडोज 7 का, सॉरी ESXi 7 का भी बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। पर ऐसा सर कुछ सर ये है कि रिमोटली इंस्टॉल कर सकते हैं क्या सर इसको? बिल्कुल रिमोटली इंस्टॉल कर सकते हैं। HP के सर्वर्स में आपको मिलता है ILO पोर्ट, राइट, और ओके डेल सर। के सर्वर में मिलता है आपको ID रैक। ठीक है सर। रिमोट सपोर्ट है हमारा जॉब, लाइक वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द US UK क्लाइंट, हम्म। और उन क्लाइंट का डेफिनेटली हम RDP ही एक्सेस करेंगे। सो सर आईलो एक्सेस लेंगे? IL ILO पोर्ट क्या करेगा ना, ILO पोर्ट और ID रैक क्या करेगा, आपका मशीन बंद भी है ना, सिस्टम बंद भी है, तभी हाँ। आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, उसका बायोस एक्सेस कर पाएंगे। ओके। आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे।
Hi, Amit. Can you hear me? Yes, sir. Just allow me 5 minutes. I need to change the ISO image क्योंकि ये ISO image is not working properly. ओके सर. ठीक है, so एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. Meanwhile, I need to check the ISO image in my external hard drive. ठीक ओके है? सर. ओके सर.
Amit, can you hear me? सर ठीक है, एक्चुअली ISO इमेज में प्रॉब्लम थी पुराने वाली जो हम यूज कर रहे थे, एंड नाउ अच्छा इट्स वर्किंग फाइन। दूसरी ISO इमेज मैंने इसमें लगाई है, एंड वी आर एबल टू इंस्टॉल आवर ESXi होस्ट। So once we install our ESXi, our responsibility, क्योंकि अभी जो recently जितने भी ESXi host हैं वो सिर्फ वेब एक्सेस देते हैं 6.0, 5.5। ये दो ESXi होस्ट जो थे हमारे पास वो हमें vSphere क्लाइंट के थ्रू एक्सेस प्रोवाइड करते थे, अच्छा राइट। सो ESXi को हम मल्टीपल मेथड से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक वेब एक्सेस, पुटी टर्मिनल, DCUI पेज, vCenter सर्वर, कई सारे सर वे हैं इसका GUI एक्सेस करने के लिए। सर पुट्टी से मैंने किया और इससे किया सर वेब कंसोल से। हम्म बाय डिफॉल्ट मैंने इसको नेट पे रख रखा है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग IP एड्रेस 192.168.152.171, 152.171। सो आप इसको किसी भी ब्राउजर से एक्सेस करेंगे, लाइक यू जस्ट नीड टू ओपन 192.168.152.171। यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यूजर बाय डिफॉल्ट रूट होता है, और पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड दिया होगा वो हम पासवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे टू लॉग इन। ठीक है, दिस इज द GUI ऑफ आवर 7.0.3। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, मेमोरी, स्टोरेज, और जो भी अपने पास लाइक वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, होस्ट, मैनेज, मॉनिटर, ये जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, पहला एजेंडा ये है कि ESXi में दिखने वाले हर एक ऑप्शन को हम सही तरीके से समझें, एंड देन वी कैन ट्रबल शूट द इश्यूज। इसमें इश्यूज को जो भी होंगे उनको रिजॉल्व करेंगे, लाइक नेटवर्क वगैरह मैनेज करना या जो भी एक्टिविटी है उनको हम ट्रबल शूट करने का काम करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो अभी हमने सिंपल इंस्टॉलेशन किया और वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक ऑफ आवर वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि कितने तरीके के वर्चुअलाइजेशन है, और छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए, लाइक द different types of virtualization that we can use. So any question, any doubt about the points that we discussed so far? नो सर, नो सर। ठीक है, सो एक्चुअली एक दो कैंडिडेट में भी और ज्वाइन करेंगे अपनी इस क्लास को, सो मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितने लोग हैं ज्वाइन करने के लिए, और फिर हम कल कनेक्ट करते हैं सेम टाइम पे 8 o'clock पे। आप गो थ्रू कर लेना रिकॉर्डिंग को, और कल से हम फुल फ्लैश में अपना ESXi को मैनेज करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक सर यू। रिकॉर्डिंग आप शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, मैं 1-1.5 घंटे लगेंगे, रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होकर के मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके सर। ओके, कल मिलते हैं, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।